हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म के नए लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के। आज का लेक्चर पूरा का पूरा डिपेंड होगा इससे पीछे वाले लेक्चर पे, जिसमें अपन ने बात की थी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आज के लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का ही एक केस है जिस पे पूरा का पूरा डिपेंड होगा हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं पीछे वाले लेक्चर को। पीछे वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कोई कैपिटल R त्रिज्या की वर्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसके अंदर I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड का थंब रूल क्या कहता है, अगर मान लो कि कोई वर्ताकार धारावाहिक कुंडली है, उसके ऊपर कोई अल्पांश dl लिया गया है, तो इस अल्पांश dl के अंदर I एम्पियर की धारा की जो डायरेक्शन होगी, राइट हैंड का थंब रूल ये कहता है कि अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। अंगूठा धारा की दिशा के अंदर हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है। जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कोई L लंबाई का तार है, L लंबाई का तार है और इसके अंदर कोई dl अल्पांश काटा, धारा की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी। मान लो कि इस डायरेक्शन के अंदर धारा बह रही है तो dl अल्पांश में भी धारा कैसे होगी, ऊपर की ओर होगी। तो धारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। मान लेता हूँ कि कोई बिंदु P यहाँ पे स्थित है। इस बिंदु P पर अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है। तो अंगूठे को धारा की दिशा के अंदर, अंगूठा धारा की दिशा के अंदर, मुड़ी हुई उंगलियां, ध्यान रहे ये 90 डिग्री एंगल पर ही होनी चाहिए। मुड़ी हुई उंगलियां किस ओर इशारा कर रही है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, B अंदर की ओर होगा। सेम का सेम मैं ये कहूँ कि ये लो dl अल्पांश हो गया, धारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर। इस बिंदु P पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन के अंदर, उंगलियां किस ओर हैं, बाहर की ओर। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। सेम का सेम मैं ये कहूँ कि अगर मान लो कि ये कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या बह रही है, धारा बह रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर धारा बह रही है तो मैं ये कहूँ कि ये लो कोई dl अल्पांश है यहाँ पे। तो इस dl अल्पांश के ऊपर एक टाइम ऐसा होगा जिस पर धारा की डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की ओर होगी। सेम का सेम अगर मैं यहाँ पे dl अल्पांश की बात करूँ तो एक टाइम ऐसा होगा जिस पर धारा की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट साइड की ओर होगी। सेम का सेम यहाँ पे dl अल्पांश लूँ तो कैसे होगी धारा की डायरेक्शन, नीचे की ओर। और इसकी बात करूँ तो धारा की डायरेक्शन कैसे होगी, लेफ्ट साइड की ओर होगी। अगर मान लो कि इस वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के किसी एक स्थान पर अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है। मान लो कि केंद्र पर अपने को क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है। अंगूठा धारा की डायरेक्शन के अंदर, इस dl अल्पांश की बात करूं, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में तो मुड़ी हुई उंगलियां कैसे हैं, अंदर की ओर हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, धारा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर इस dl की बात करूं तो ये लो अंगूठा, मुड़ी हुई उंगलियां अंदर की ओर। अगर इसकी बात करूं तो ये अंदर की ओर, इसकी बात करूं तो अंगूठा धारा की डायरेक्शन के अंदर, मुड़ी हुई उंगलियां अंदर की ओर। तो ये कैसा हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत, यानी कि बिंदु P केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। सेम का सेम अगर मैं इस वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की बात करूं, इस वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की बात करूं तो इसके अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर ऐसा समझो कि क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन के अंदर धारा बह रही है। ये dl अल्पांश, ये ऊपर जो dl अल्पांश है ये है, ठीक है, इसको ऐसे निकाला गया है, ऐसे धारा बह रही है। ऊपर की साइड कैसे हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये dl अल्पांश यानी कि धारा की डायरेक्शन है, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और इस dl अल्पांश की बात करूं तो कैसे हो जाएगी, बाहर की ओर, ऊपर की साइड अंदर, नीचे की साइड बाहर की ओर। तो इस डायरेक्शन के लिए dl अल्पांश के लिए धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। बायो सावर्ट लॉ का सदिश
रूप क्या कहता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि बायो-सावर्ट का सदिश नियम ये कहता है कि डी बी डी एल के भी परपेंडिकुलर है और डी बी आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू हो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है तो ए वेक्टर लंबवत होता है बी वेक्टर के भी और ए वेक्टर लंबवत होता है सी वेक्टर के भी। ये अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ से जो डी बी है मीन्स इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी वो इस DL के भी तो लंबवत होगी। यानी कि जो DB आएगा DB लंबवत होगा किसके, DL के भी तो लंबवत होगा और DB R वेक्टर के भी लंबवत होगा, DB R वेक्टर के भी लंबवत होगा। यानी कि राइट हैंड का थंब रूल ये कहता है कि ये रहा DL अल्पांश, ये DL अल्पांश कैसे है, डायरेक्शन ऊपर की ओर। आर वेक्टर कैसा हो गया, ये आर वेक्टर है, ये कैसा हो गया 90 डिग्री। और जो डायरेक्शन आई वो कैसे आई, अंदर की ओर। तो ये DL के भी तो लंबवत है और इस आर वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा। सेम का सेम अगर इसकी बात करूँ मैं, धारा की दिशा अंदर की ओर, अंगूठे को धारा की दिशा में, इस DL अल्पांश की बात करूँ, अंगूठे को धारा की दिशा के अंदर, और जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी होती है, मैं ये कहूँ कि ये बिंदु P है, DL अल्पांश से ये आर वेक्टर, DL अल्पांश से ये क्या हो गया आर वेक्टर, सेम का सेम ये आर वेक्टर, ये DL अल्पांश ये आर वेक्टर। DL अल्पांश और आर वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये रहा DL अल्पांश और ये आर वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। DL और आर वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। राइट हैंड थंब रूल, अंगूठे को धारा की दिशा में जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, उंगलियों को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ दो। तो किस ओर होगा डायरेक्शन, ये 90 डिग्री एंगल पे ये लो, तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, DB चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई। ये जो डायरेक्शन है DB, ये DL के भी तो लंबवत है और DB आर वेक्टर के भी लंबवत है। ये रहा आर वेक्टर, ये रहा DB 90 डिग्री यानी कि आर वेक्टर के लंबवत है। ये रहा DL, ये DL हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये कितने हो गए, ये 90 डिग्री। सेम का सेम अगर मैं इस DL अल्पांश की बात करूं तो इस DL अल्पांश के लिए ये रहा आर वेक्टर, ऐसे धारा बह रही है ऊपर तो कागज के तल के लंबवत, अंदर की ओर बाहर की ओर क्या हो जाएगा DL, ये रहा DL, ये DL हो गया, ये आर वेक्टर, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अंगूठे को धारा की दिशा में, आर वेक्टर उंगलियों को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर के क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ से DL आर वेक्टर और ये क्या हो जाएगा लंबवत, तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये इस DL अल्पांश के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र DB इस साइड में, इस DL अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र DB ऊपर की साइड में। अगर मैं इसके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो दोनों की दिशा एक क्या है, अलग अलग है। क्या करेंगे, इसको घटकों में विभाजित करेंगे। इससे कल वाले लेक्चर में बताया था, अगर इसको थीटा मानो तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये 90 - 2 थीटा, ये कितना निकल के आया था, ये भी थीटा और ये भी थीटा। इस थीटा के लिए लंबवत घटक DB कोस थीटा। ये तो अपने को पता है कि जिस साइड के अंदर थीटा माना जाता है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मान लो कि कोई DB है, ये कोई डायरेक्शन DB है, तो अगर मान लो कि थीटा ये है तो इसके लिए ये कोई सा भी घटक हो जाए, ये हमेशा क्या हो जाएगा DB कोस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा DB साइन थीटा। यानी कि अब की बार ये तो लंबवत घटक हो गया और ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये थीटा न होके ये थीटा है, ये थीटा है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, इसका लंबवत घटक DB कोस थीटा ये हो जाएगा और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा DB साइन थीटा। यानी कि ये फिक्स नहीं होता है कि लंबवत घटक कोस थीटा होता है और
क्षैतिज घटक साइन थीटा होता है। ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, यानी कि जिस साइड के अंदर एंगल होता है थीटा, उस साइड का घटक होता है कोस थीटा। तो अब की बार डी बी कोस थीटा का घटक क्या हो जाएगा, लंबवत घटक। इसकी अगर बात करूँ तो ये डी बी, तो थीटा ये है, तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा, डी बी कोस थीटा, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा। इस db का लंबवत घटक db कोस थीटा, इस db का क्षैतिज घटक db साइन थीटा, इस db का लंबवत घटक db कोस थीटा, और इस db का क्षैतिज घटक db साइन थीटा। अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं, ये db कोस थीटा, ये db कोस थीटा, परिमाण में दोनों क्या है, समान है, और दिशा में क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, b बराबर समाकलन db साइन थीटा। पूरी की पूरी रिंग है, dl अल्पांश कहीं भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई r तक की सीमा कल निकाला था, इसकी क्या वैल्यू निकल के आई थी, b बराबर म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। यहाँ तक कल किया था अपन ने, जहाँ पे x क्या होता है, केंद्र से बिंदु P, यानी कि जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था उसकी केंद्र से क्या होती है, ये दूरी होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है x के ऊपर, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि x जो बिंदु P है उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है, यानी कि बिंदु P की स्थिति अगर परिवर्तित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और अपन ने निकाला था कि B जो मैक्सिमम होता है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है चुंबकीय क्षेत्र की, वो कहाँ होती है, इसके केंद्र पर। और केंद्र पर कब होगी, जब x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, म्यू 0 आई अपॉन में 2r, जो कि क्या निकाला था अपन ने, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था केंद्र पर। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र B और x के मध्य ग्राफ खींचूं, मैं ये कहूँ कि ये लो, ये हो गया दूरी x और ये चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र B और x के मध्य अपने को पता है कि जो केंद्र होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और केंद्र पर जब x बराबर 0 होगा, तो जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 पर b का मान कितना आया था, मैक्सिमम, यानी कि b मैक्सिमम। जैसे जैसे मैं ये कहूँ कि केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, केंद्र से दूरी बढ़ेगी, यानी कि जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये b की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे b क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे b क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अनंत तक, कहाँ तक चलता है ये, अनंत तक चलता है। तो अनंत के लिए क्या हो जाएगा, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, सेम का सेम। ये तो इस साइड है बिंदु P। अगर मैं ये कहूँ कि इस वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के इस साइड, यानी कि ये बिंदु P यहाँ पे न होके कहाँ पे स्थित हो, इस साइड हो, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा। अब बात करता हूँ हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की। आखिर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की आवश्यकता कहाँ पड़े। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली होती है मैक्सिमम तथा समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है कि दो समान वर्ताकार धारावाही कुंडली होते हैं, जिसकी त्रिज्या भी क्या होती है, सेम होती है। इस दो समान वर्ताकार धारावाही कुंडली होती है और दोनों की त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है। दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर आई एम्पियर, यानी कि सेम डायरेक्शन तथा सेम मान की धारा प्रवाहित होती है। इसके अंदर भी आई मान की ही धारा प्रवाहित की जाती है। इसके अंदर भी क्लॉकवाइज और इस वाली कुंडली में भी क्या होती है, क्लॉकवाइज। इसको मान लो कि ये कुंडली C1 हो गई, ये कुंडली C2, और इन दोनों की जो दूरी होती है वो दोनों इनकी त्रिज्या r के इक्वल रखी जाती है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली क्या होती है, मैक्सिमम तथा सेम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। दो कुंडली है, दोनों कुंडलियों के अंदर सेम डायरेक्शन की क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो दोनों कुंडलियों में जब सेम डायरेक्शन, सेम मान की धारा प्रवाहित होगी, तो इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि दोनों कुंडलियों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, सेम प्राप्त होगा। दोनों का अक्ष भी क्या है, सेम है। अपने को क्या है, इस अक्ष पर
एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जिस पर दोनों कुंडलियों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आए वो क्या आए, सेम प्राप्त हो। मैं ये कहूँ कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई बिंदु लेता हूँ तो इस कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो तो मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा, क्योंकि ये दूरी क्या है, मैक्सिमम है, और ये दूरी क्या है, मिनिमम है। अगर मैं इन दोनों कुंडलियों के बीच में यानी कि यहाँ पे एक ऐसा बिंदु, मीन्स दोनों की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, यानी कि इनकी त्रिज्या के इक्वल है। अगर r/2 स्थिति पर कोई बिंदु लेता हूँ तो इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा, और इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो भी, इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो और इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र, मैं ये कहूँ कि अपने को पता है कि ये कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली है। वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r होता है। एक कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। इन दोनों कुंडलियों की x बराबर r/2 की स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो इस केंद्र से भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए क्या किया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली से मैक्सिमम मान का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। अगर मैं इस कुंडली के लिए ग्राफ बनाऊं तो ऐसा प्राप्त होगा। अगर इस कुंडली के लिए जो ग्राफ बनाऊं तो कैसा प्राप्त होगा, मान लो कि दोनों के दोनों सेम, बी भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी सेम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम वैल्यू सेम, क्योंकि इसके अंदर जो धारा बह रही है वो क्या है, सेम मान की है। यहाँ से ये दूरी कितनी है, x बराबर r, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 प्राप्त होगी। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, अगर मान लो कि ये r/2 स्थिति न होके ये पॉइंट यहाँ पे होता तो इस कुंडली के लिए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आता, कम आता, लेकिन इसके लिए क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। तो जो स्थिति ली जाती है वो क्या ली जाती है, x बराबर r/2 की स्थिति ली जाती है। x बराबर r/2 की स्थिति होती है जहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो एक वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0I/2r² प्लस में x² होता है की पावर 3/2। और इससे पीछे वाला लेक्चर में अपन ने पढ़ा था x b r/2, यानी कि x का मान अगर r/2 हो तो वैल्यू निकल के आई थी 4/5 μ0I/r। किसी एक वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए, यानी कि इस C1 कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना आया, μ0I/r, और इसी C2 कुंडली के लिए भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कितना आया, सेम का सेम 4/5 μ0I/r। अब इन दोनों कुंडलियों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सेम आया। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों कुंडलियों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों जुड़ जाए, अब जुड़ेंगे कैसे, वो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों जुड़ जाए, आपस में जुड़ेंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो किससे ज़्यादा होगा, इसके केंद्र से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इससे अपने को क्या प्राप्त होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली से मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो निकल के आया चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस कुंडली के कारण और इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो सेम प्राप्त हो गया। लेकिन अब बात करता हूँ मैं इस कुंडली के कारण ये जो बिंदु P है, x बराबर r/2 की स्थिति पे जो बिंदु P है, इस कुंडली के लिए इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, और इस कुंडली C2 के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी। मान लेता हूँ कि मेरे पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है, वर्ताकार धारावाही कुंडली है और इसके अंदर I एम्पेयर की धारा बह रही है इस डायरेक्शन के अंदर। ये हो गया इसका अक्ष, C1 कुंडली है ये। मैं ये कहूँ कि इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या बह रही है, धारा बह रही है। अगर मैं इस साइड इस कुंडली को खड़ा होकर देखूँ तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी।
अगर मैं इस कुंडली को दूसरी साइड से यानी कि इस साइड से देखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर इस साइड से खड़ा होकर देखता हूँ तो कैसे होगी, क्लॉकवाइज। अगर इस साइड से देखता हूँ तो क्या हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक पेज लो, पेज के ऊपर क्या करो, एक ऐसा वर्ताकार धारावाही लूप बनाओ और इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज दर्शा दो। अब इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पेज के दूसरी साइड से पलट के देखो, दूसरे साइड से पलट के देखोगे तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सेम का सेम अगर मैं इस वर्ताकार धारावाही कुंडली को ऐसे देखता हूँ इस साइड से तो ये डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज। अगर इसी को मैं वापस दूसरी साइड से यानी कि दूसरी साइड से जाके देखता हूँ तो ये कैसे हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सेम का सेम दो कुंडलियां हैं, दोनों के अंदर क्या बह रही है, आई एम्पियर की धारा सेम डायरेक्शन के अंदर बह रही है। इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, और इस C2 कुंडली की भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज ही हो जाएगी। अब मैं ये कहूँ प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली को इस साइड से देखता हूँ, इस साइड से, तो क्या होगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अगर इन दोनों कुंडलियों को इस साइड से देखता हूँ तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अपन बात कर रहे हैं बिंदु P की, और ये बिंदु P कहाँ स्थित है, इन दोनों कुंडलियों के मध्य में स्थित है, यानी कि कितनी दूरी पर, r/2 की दूरी पर स्थित है। मैं ये कहूँ कि बिंदु P जो स्थित है वो दोनों कुंडलियों के मध्य में स्थित है। अगर मैं बिंदु P पर खड़ा होके यानी कि बीच में खड़ा होके और इन दोनों कुंडलियों को देखता हूँ तो इस कुंडली के लिए तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पहले क्या थी, क्लॉकवाइज। बिंदु P पर खड़ा होके जब इस कुंडली को देखता हूँ तो कैसी डायरेक्शन होगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। और बिंदु P पर खड़ा होके इस कुंडली को देखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज। दोबारा देखो, मैं ये कहूँ कि दो कुंडली है, दोनों कुंडलियों के अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या बह रही है, सेम, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर है। इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर। अगर इस साइड खड़ा होकर देखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, पहले के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो कि बिंदु P इन दोनों कुंडलियों के मध्य में स्थित है तो ये जो बिंदु P है इसके ऊपर खड़ा होकर अगर मैं इन दोनों कुंडलियों को देखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन तो पहले के विपरीत हो जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये कुंडली है जो पहले की यानी कि जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में है, लेकिन ये स्थिति क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई। तो इसकी कुंडली की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब बिंदु P पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, मैं ये कहूं कि जो बिंदु P पर डायरेक्शन होगी इस कुंडली के लिए, मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई DL अल्पांश है, DL अल्पांश है बिंदु P। अगर बिंदु P पर खड़ा होकर इस कुंडली को देखता हूं तो इसकी डायरेक्शन पहले तो थी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मैं इस बिंदु P पर खड़े होकर इस कुंडली को देखता हूं तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, पहले के विपरीत, यानी कि ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, सेम का सेम, क्लॉकवाइज। अब मैं ये कहूँ कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, क्या करोगे, DL अल्पांश से ये रहा R वेक्टर, ये हो जाएगा R वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन पहले क्या थी, ऐसे थी, लेकिन बिंदु P पर खड़ा होकर जब इस कुंडली को देखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये ऐसे बह रही है, अभी ऐसे बह रही है, तो DL अल्पांश के लिए, जो DL अल्पांश है उसके लिए जो DL यानी कि I एम्पियर कैसे आ रहा है, बाहर की ओर, DL अल्पांश के लिए ये बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आएगा तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, अंगूठा धारा के दिशा में जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री, DB कैसा रहेगा, ये 90 डिग्री। दोबारा देखो, पहली कुंडली C1 के लिए पहले क्लॉकवाइज था, जब बिंदु P पर खड़ा होकर देखता हूँ तो ये कैसे हो जाएगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज DL अल्पांश के लिए धारा बाहर की ओर आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर धारा होती है अंगूठे को उस डायरेक्शन में रखो, जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस पर उंगलियां 90 डिग्री एंगल पे मोड़ दो, तो ये कैसे हो जाएगा, DB 90 डिग्री पर। ये लो, इस DL अल्पांश के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो DB किस साइड आया, 90 डिग्री
एंगल पे। अब बात करता हूँ दूसरी कुंडली के लिए। दूसरी कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये रहा DL अल्पांश, एक DL अल्पांश ये रहा। इस DL अल्पांश की बात करता हूँ। मैं ये कहूँ कि अगर मैं इस कुंडली को इस साइड खड़ा होकर देखता हूँ तो डायरेक्शन कैसे रहेगी? अंदर की ओर, डायरेक्शन अंदर की ओर। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे रहेगी? अंदर की ओर। और यहाँ पे डायरेक्शन बाहर की ओर। ऊपर वाली DL अल्पांश में डायरेक्शन अंदर की ओर और नीचे वाले DL अल्पांश में डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगा। ये मान लेता हूँ R वेक्टर है। अब मैं ये कहूँ, जब इस कुंडली को इस साइड खड़े होकर देखता हूँ तो डायरेक्शन कैसे? क्लॉकवाइज। अगर इस कुंडली को मैं उस साइड यानी कि इस साइड से देखता हूँ तो अब ये डायरेक्शन कैसे हो गई? चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई मीन्स अब की बार ये DL अल्पांश ये तो हो गया बाहर की ओर और ये डायरेक्शन कैसे हो गया? अंदर की ओर। ये डायरेक्शन कैसे हो गया? अंदर की ओर। अब अगर इस साइड देखता हूँ तो ये DL अल्पांश यानी कि अंदर की ओर हो गया। DL अल्पांश, ऊपर वाले DL अल्पांश के अंदर डायरेक्शन अंदर की ओर, इस DL अल्पांश के लिए डायरेक्शन बाहर की ओर। अगर इस कुंडली को इस साइड जाके देखता हूँ, इस साइड जाके देखा तो अब की बार क्या हो गया? DL अल्पांश बाहर की ओर और इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर। इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है और इस बिंदु P पर क्या निकालना है अपने को? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये लो चुंबकीय क्षेत्र, DL अल्पांश और एंगल क्या कर दो? 90 डिग्री पे मोड़ दो। अंगूठा धारा की दिशा में जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है 90 डिग्री एंगल पे मोड़ दो। तो इसके लिए जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कैसा आएगा? DB इसी साइड के अंदर आ जाएगा। सेम का सेम। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये DL अल्पांश इस साइड खड़े होकर देखे तो भी इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर ली। ध्यान रहे मैंने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी? पहले ही चेंज कर दी। तो दोनों कुंडलियों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया, दोनों कुंडलियों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो दोनों के कारण क्या आ गया? सेम डायरेक्शन के अंदर। तो क्या होता है? इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र BR/2 4/5√5 म्यू नॉट I अपॉन में R, और इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या रहेगा? सेम, B बराबर 4/5√5 म्यू नॉट I अपॉन में R। दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा दोनों कुंडलियों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आ जाएगा? BC1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र और BC2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के अंदर सेम धारा बह रही है I एम्पियर की और दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएंगे ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र? 4/5√5 म्यू नॉट I अपॉन में R प्लस 4/5√5 म्यू नॉट I अपॉन में R। क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? B बराबर 8। कितना हो जाएगा ये? B बराबर इंटू 4/5√5 म्यू नॉट I अपॉन में R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? B बराबर 8/5√5 म्यू नॉट I अपॉन में R। अगर इसको हल करता हूँ, इसको हल करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भाग किया, कितना हो गया? B बराबर 16/5√5 इंटू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये कितना होता है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि B केंद्र। 16/5√5 जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा B बराबर 1.732 B केंद्र, यानी कि जो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, यानी कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा था उससे कितना गुना? 1.732 गुना क्या प्राप्त हो गया अपने को? चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपन क्या करते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली से समान और मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। बात करता हूँ इसके ऊपर आधारित कुछ है न्यूमेरिकल के। दिया है एक अनंत लंबाई का तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है। यदि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एक तार है अनंत लंबाई का और इस तार को इस प्रकार मोड़ा गया, ये ऐसे आके ये ऐसे और उसके बाद में ये ऐसे चला जाता है।
इसके अंदर आई मान की धारा बह रही है, इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस ओर, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, ये वापस ऐसे चली जाएगी। अपने को क्या निकालना है, इस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। सबसे पहले तो इसने क्या बोला है कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, 0 है। यानी कि इस पूरे के पूरे वायर के कारण जो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया, यानी कि जो टोटल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आया वो कितना आया, 0 आया। मीन्स इस तार, ये तार कैसा है, अनंत लंबाई का, यानी कि AB तार, AB तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्लस BC और D तार, यानी कि तार BCD के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र BC और D के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस तार DE के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार DE के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आया, 0 आ गया। टोटल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है। अब बात करते हैं इस तार के अंदर जो धारा बह रही है, यानी कि I मान की धारा बह रही है, तो नॉर्मल सी बात है ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ न कुछ होनी चाहिए। तो बात करते हैं इस तार के कारण इस केंद्र O पर डायरेक्शन के। मैं ये कहूँ कि I मान की धारा प्रवाहित हो रही है और केंद्र पर क्या चाहिए अपने को, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। अंगूठे को धारा की दिशा के अंदर, अंगूठा धारा की दिशा के अंदर इस O केंद्र पर चाहिए। तो इसको क्या करो, ये लो, डायरेक्शन कैसे आ गई, बाहर की ओर। यानी कि तार AB, तार AB के कारण जो डायरेक्शन है, तार AB के कारण जो डायरेक्शन है वो कैसी है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तार AB के कारण डायरेक्शन कैसे आ गई, कागज के तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर। AB के कारण कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसकी बात करूं तार BCD की, तार BCD के कारण कैसे आ जाएगी डायरेक्शन, कैसे, एक अल्पांश काटो DL, अंगूठे को धारा की दिशा के अंदर, तो मुड़ी हुई उंगलियां अंदर की ओर। तो जो तार है BCD, इसके कारण कैसे आ गई डायरेक्शन, कागज के तल के लंबवत, लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। सेम का सेम इसकी बात करूं तार DE की। अगर तार DE की बात करूं तो क्या करो, अंगूठे को धारा की दिशा में, केंद्र पर चाहिए, कैसे है, बाहर की ओर। तो क्या आ जाएगा, तार DE के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा आ गया, कागज के तल के लंबवत, के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तार AB के कारण डायरेक्शन कैसे, बाहर की ओर। यानी कि इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया BAB कैसा आया, बाहर की ओर। इसको मैं डॉट से दर्शा रहा हूँ, ये कैसा आ गया, बाहर की ओर। तार BCD यानी कि B, जो चुंबकीय क्षेत्र BC और D, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा आ गया, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस तार DE के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो कैसा आया, BDE के कारण कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आ गया। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BAB और DE यानी कि BDE दोनों क्या है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत क्या आ गई, अंदर की ओर आ गई। यानी कि इन दोनों के क्या आ गई, विपरीत दिशा में आ गई। इन दोनों के विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर से मतलब माइनस हो जाएगा। मीन्स BAB प्लस BDE ये तो जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की ओर है। लेकिन तार BC और D है, इसकी डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होने के कारण जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा परिणामी, वो क्या आ जाएगा, BC और D ये क्या हो जाएगा, माइनस। और जो परिणामी है इसका कितना है, 0 है। यानी कि जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आएगा, 0 आएगा।
अब इसकी बात करते हैं इनकी वैल्यू की, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। अपन ने मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 02, जिसमें अपन ने बात की थी किसी स्ट्रेट वायर के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। उसके अंदर अपन ने एक केस पढ़ा था, उसमें अपन ने ये बताया था कि अगर मान लो कि कोई अनंत लंबाई का तार हो और इसके एक छोर पे, यानी कि अनंत लंबाई के तार के एक छोर पे कोई बिंदु P स्थित है और इसकी दूरी कितनी थी, d थी, इसकी दूरी d थी। तो इसके लिए बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था वो निकाला था B बराबर म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d, जहाँ पे d क्या था, इस स्ट्रेट वायर के एक छोर से बिंदु P की दूरी थी। सेम का सेम B बराबर म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d, यहाँ पे अनंत लंबाई का तार है और बिंदु B के एक छोर से केंद्र O, यानी कि ये दूरी कितनी है r। तो AB तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आ जाएगा, AB तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रेट वायर के कारण, यानी कि अनंत लंबाई के तार के कारण एक छोर पर अगर बिंदु P स्थित है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d है। तो इस स्ट्रेट वायर यानी कि AB तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे d के स्थान पे क्या आ जाएगा r, क्योंकि छोर कहाँ है, ये इतना है, यानी कि इसकी त्रिज्या के इक्वल। तो कितना आ जाएगा r। सेम का सेम तार DE अनंत लंबाई का तार है और इसके भी एक छोर पे क्या स्थित है, केंद्र O, जहाँ पर अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसके लिए भी कितना आ जाएगा, म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई r। अब तार BCD क्या है, BCD एक अर्धवर्त है और इसका एंगल अपने को नहीं पता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये थीटा है तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगी। टोटल वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा अपने को पता है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे के पूरे वर्त के कारण, यानी कि पूरे के पूरे वर्त के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो प्राप्त होता है वो कितना होता है, म्यू नोट I अपॉन में 2r, जहाँ पे r क्या होती है, वर्त की त्रिज्या होती है। यानी कि वर्त के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है म्यू नोट I अपॉन में 2r होता है। यानी कि वर्त की टोटल चाप कितना होता है, 2 पाई r मीन्स, यानी कि 2 पाई r वर्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो कितना होता है, म्यू नोट I अपॉन में 2r, इतना प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं एकांक की, तो एकांक चाप के कारण कितना हो गया, म्यू नोट I अपॉन में 2r इंटू 2 पाई r, यानी कि एकांक तार के कारण कितना प्राप्त हो गया अपने को, एकांक के लिए म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ये एकांक के लिए है। अपने को निकालना है 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा तो क्या हो गया, एंगल हो गया। अपने को इस पूरे के पूरे चाप के लिए चाहिए। तो थीटा याद हो तो अपने को पता है कि थीटा बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। अपने को चाहिए चाप, तो चाप इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इंटू त्रिज्या। तो थीटा इंटू त्रिज्या हो गई। ये तो हो गया एकांक के लिए। अपने को चाहिए 2 पाई माइनस थीटा के लिए। 2 पाई माइनस थीटा के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा के लिए, ये तो हो गया एकांक के लिए। अपने को चाहिए 2 पाई माइनस थीटा के लिए। 2 पाई माइनस थीटा के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर इंटू चाप की लंबाई। क्यों, क्योंकि इस चाप की लंबाई के कारण तो इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया, न कि इस एंगल के कारण। इस चाप की लंबाई के कारण ही तो क्या आया, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया। तो चाप की लंबाई कितनी होती है, चाप की लंबाई बराबर थीटा इंटू त्रिज्या। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर इंटू चाप की लंबाई कितनी है, 2 पाई माइनस थीटा इंटू r। ये थीटा हो गया तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई माइनस थीटा, और ये चाप हो गया इतना, यहाँ से B से लेके D तक इतना चाप हो गया। और इसकी लंबाई कितनी आ गई, थीटा इंटू त्रिज्या, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा इंटू त्रिज्या। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र आया B बराबर, और B कितना,
BCD, यानी कि BCD के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हुआ अपने को, म्यू नोट आई अपॉन में 4πr², 2π माइनस थीटा इंटू आर। ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे रख देंगे, कितना हो गया, म्यू नोट आई 4πr², 2π माइनस थीटा इंटू आर, और इक्वल में कितना है 0, इक्वल में आ गया 0। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4πr कॉमन ले लेते हैं, म्यू नोट आई अपॉन में 4πr कॉमन आ गया, 1 + 1 + 2 नहीं, ये प्लस नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, -2π माइनस थीटा, 1 मिनट, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4πr कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 माइनस 2π माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। जब इसको सॉल्व करेंगे 4π म्यू नोट आई अपॉन में 4πr क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये 2 माइनस 2π प्लस थीटा, जब इसको सॉल्व करेंगे थीटा का मान चाहिए अपने को इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा, ये थीटा का मान, थीटा इक्वल टू 2π माइनस 2, थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, पाई माइनस 1, और ये किस में आ जाएगा, रेडियन के अंदर आ जाएगा। ये लो, ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। देखो, अनंत लंबाई का कोई तार है, इस अनंत लंबाई के तार को इस प्रकार मोड़ा गया है, I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनंत लंबाई तार के कारण इस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, AB तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर, DE तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर, लेकिन तार BCD के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अंदर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र तो जुड़ जाएगा, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके अंदर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अब बात करता हूँ इसके चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू की। स्ट्रेट वायर के कारण एक केस पड़ा था, अनंत लंबाई के एक छोर पर अगर बिंदु P स्थित हो तो उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था वो कितना था, म्यू नोट आई अपॉन में 4πd, म्यू नोट आई अपॉन में 4πd, और यहाँ पे d कितना है, r के इक्वल। तो म्यू नोट आई अपॉन में 4πr, और इस DE तार के कारण भी कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4πr हो जाएगा। अब बात करता हूँ इस अर्धवर्त के लिए। अर्धवर्त के लिए निकालूं तो अपने को पता है ये वैल्यू तो थीटा है, और पूरे के पूरे वर्त का एंगल कितना होता है, 2π होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2π माइनस थीटा आ गई, 2π माइनस थीटा। अब अपने को पता है कि कोण यानी कि थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अपने को ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये लंबाई कितनी है, बी सी और डी की लंबाई कितनी है। तो बी सी डी की लंबाई यानी कि चाप की लंबाई कितनी है, तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, और चाप बराबर कितना आ गया, थीटा इंटू त्रिज्या आ गई। तो थीटा का मान कितना है, 2π माइनस थीटा। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 2π माइनस थीटा इंटू में त्रिज्या r, यानी कि 2π माइनस थीटा इंटू में त्रिज्या r हो गई। अब देखो, अपने को पता है कि टोटल वर्त होता है ना, उस वर्त के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन में 2r होता है। वर्त के कारण यानी कि पूरे के पूरे वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, यानी कि पूरा का पूरा जो चाप होता है 2πr का, यानी कि पूरे के पूरे चाप 2πr के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर वो कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन में 2r होता है। अगर एकांक की बात करूं तो ये इसके बटा में चला जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 2r इंटू 2πr। अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए 2π माइनस थीटा के चाप की लंबाई। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्या चाहिए अपने को, चाप की लंबाई चाहिए। तो ये रहा एकांक, ये रहा एकांक के लिए म्यू नोट आई अपॉन में 4πr², यानी कि एकांक चाप की लंबाई के लिए म्यू नोट आई अपॉन में 4πr² हो गया। अपने को कितना चाहिए, 2π माइनस थीटा चाप के लिए, यानी कि म्यू नोट आई अपॉन में 4πr² से मल्टीप्लाई चाप की लंबाई, और कितनी है चाप की लंबाई, 2π माइनस थीटा इंटू आर, 2π माइनस थीटा इंटू आर। ये क्या आ गया,
इस बी सी डी तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। इसको माइनस किया और इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में वैल्यू निकाली थीटा की, और किस में आ गई, रेडियन के अंदर। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।